नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब में पार्टी के प्रभारी हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के गठन के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी तालिबान का राग अलापा है। फारूक अब्दुल्ला के बाद अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में कहा कि तालिबान हकीकत बनकर सामने आ रहा है। वो अगर अपनी छवि बदलता है तो दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। बंगाल के मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल चुनाव में बाहर से गुंडे आए थे। भाजपा मुझसे राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकती है, इसलिए वह एजेंसियों का सहारा ले रही है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में दंगल के बीच भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि अगर भाजपा ने मुझे फिर से मैदान में उतारा तो उनका क्या होगा। यूपी चुनाव में मुस्लिमों को लुभाने की कोशिशों में लगे एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिर बड़ा बयान दिया है। सुल्तानपुर दौरे के दौरान उन्होंने फिर खुलकर मुस्लिमों को वोट मांगा है और उन्होंने जोर देकर कहा है कि मुस्लिम समाज को इकट्ठा होना चाहिए। अब उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर वो 3 साल पूरे कर चुकी हैं। बता दें कि बेबी रानी मौर्य आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं। भाजपा ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए टाल ठोक दी है और पार्टी ने चुनाव की कमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी है। अब पंजाब में कमल खिलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अरसे बाद बुधवार को पटना में मिले। पिछले दिनों आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को बड़ा नेता करार देते हुए कहा था कि अगर तेजस्वी और चिराग की जोड़ी एक साथ राजनीति करे तो बिहार की राजनीति की अलग ही दिशा होगी। करनाल में बुधवार को किसान संगठनों और प्रशासन के बीच वार्ता एक बार फिर विफल रही। वहीं किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि करनाल से इतरजींद में बुधवार सुबह किसानों ने हाईवे को खोल दिया है। केंद्र की कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया गया है। केंद्र ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सॉफ्लॉवर को एमएसपी बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा मसूर और सरसों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है।
गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए से बढ़कर 2015 रुपए हो गई है। जौ का 1600 रुपए से 1635 रुपए, चना 5100 रुपए से 5230 रुपए, सरसों की 4650 रुपए से 5050 रुपए, सूरजमुखी की 5327 रुपए से 5441 रुपए और मसूर 5100 रुपए हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई हर मौत का इलाज में लापरवाही मानने से भी इनकार कर दिया है। आज कैबिनेट की बैठक में टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन स्कीम को मंजूरी मिल गई है। 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया जाएगा। सरकार ने सुस्त पड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जुलाई में यह राशि आवंटित की थी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में यात्रियों से भरी 2 नावों में टक्कर हो गई। घटना जोरहाट जिले की नीमती घाट की बताई गई है। दुर्घटना में शामिल दोनों नावों में लगभग 50 लोग सवार थे, जिनमें से 40 लोगों को बचा लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है। आईसीसी द्वारा जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए खुशखबरी है। वह इस टेस्ट रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं। उनके टेस्ट कैरियर में यह पहली बार हुआ है जब उनकी रेटिंग अंक 813 है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान संभालने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में 8 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने चुनावी टीम के जरिए जातीय और सियासी समीकरण साधने की पूरी कवायद की है। जातीय जनगणना के सवाल पर भाजपा में दुविधा है तो कांग्रेस बेहद दबाव में है। गौरतलब है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार संसद में एक सवाल के जवाब में इससे इनकार कर चुकी है। राजनीतिक दल वोटरों को अलग अलग वर्ग को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की बैठक में पार्टी ब्राह्मणों को जोड़ने पर चिंतन हुआ है, जिसके बाद सपा 12 सितंबर को दूसरे दौर का प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को भारत के सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन के लिए एनडीए में प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी है। अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रही थी। अक्षय के पिता मिलिट्री में थे और रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2000 में उनका कैंसर से निधन हो गया था। वहीं अक्षय की मां फिल्म प्रोड्यूसर थी।
सुप्रीम कोर्ट ने डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन की मांग पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि देश में टीकाकरण सही तरीके से चल रहा है। 60% लोगों को कम से कम एक टीका लग चुका है। अदालत ने कहा है कि अलग से आदेश की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियां और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। जिन परीक्षाओं और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया दी है। मोहसिन रजा ने कहा है कि तालिबान जैसी संस्थाओं ने पूरी दुनिया में मुसलमान और इस्लाम को अलग अलग कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पूर्व जज उत्तम आनंद की मौत के गुत्थे सुलझाने में पुलिस की नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। पिछले दिनों जज की मौत का सुराग देने वाले को सीबीआई ने 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। अब यह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। सीबीआई ने इसके लिए विभिन्न चौक चौराहों पर पोस्टर भी चिपकाए हैं। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही दवा, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल उपकरण के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है और इस कानून के लिए सरकार द्वारा एक पैनल का भी गठन कर दिया गया है। पैनल में कुल 8 सदस्यों को रखा गया है और इसका हेड वीजी सोमानी को बनाया गया है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। बंगाल के सीएम व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल चुनाव में बाहर से गुंडे आए थे और इसके साथ ही कहा कि बीजेपी मुझसे राजनीति रूप में नहीं लड़ सकती है, इसलिए वह एजेंसियों का सहारा ले रही है। इसके साथ ही हमला बोलते हुए कहा कि 2021 में बंगाल में किस तरह चुनाव हुए वह केवल भगवान ही जानता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना की वजह से होने वाली सभी मौतों के लिए चिकित्सकीय उपेक्षा जिम्मेदार है। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है जिसमें महामारी के मुश्किल वक्त में यूपी के बलरामपुर जिले में सीएससी उतरौला के पकड़ी बाजार वैक्सीनेशन सेंटर पर मृत महिला को वैक्सीन की दूसरी डोज देने का मामला सामने आया है। विभागीय जांच में यह पाया गया है कि ऑनलाइन फीडिंग में गलती हुई है। संबंधित से जवाब तलब किया गया है। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर चंद्रप्रकाश सिंह ने बताया कि उसी मोबाइल नंबर पर दूसरी डोज सवारी देवी को लगी थी। ऑनलाइन फीडिंग में गलती से सवारी की जगह राष्ट्रपति का नाम दर्ज हो गया है। संबंधित को नोटिस देकर भूल सुधार करने का निर्देश दिया गया है। अब खेलकूद नहीं सकेंगी अफगान महिलाएं। पुरुष क्रिकेट टीम के टेस्ट मैच खेलने पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। तालिबान के संस्कृति आयोग के डिप्टी हेड अहमदुल्ला वाशिक ने कहा है कि क्रिकेट और अन्य खेलों में महिलाओं को इस्लामी ड्रेस कोड नहीं मिलेगा। यह स्पष्ट है कि वे ड्रेस कोड का पालन नहीं कर सकेंगे और इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता है।
तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के मद्देनजर वरंगल नगरीय कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री एराबेली दयाकर राव के साथ विधायक नन्ना पुनेनी नरेंद्र भी मौजूद रहे। विधायक नन्ना पुनेनी नरेंद्र ने बताया कि बाढ़ को लेकर वरंगल पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में जनता के लिए आने वाले समस्याओं और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री से चर्चा हुई है। मंत्री एराबेली दयाकर राव ने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मध्य प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में होने वाला यह पहला किडनी ट्रांसप्लांट है। यहां किडनी ट्रांसप्लांट हमीदिया अस्पताल में किशन नाम के व्यक्ति का किया गया, जिसका ऑपरेशन 4 घंटे तक चला, जिसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी हुई। और इस उपलब्धि पर प्रदेश के चिकित्सकीय शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी खुशी जताई। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर को डीएसपी नियुक्त किया है। उन्होंने सोमवार को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। राज्य के अतिरिक्त गृह मुख्य सचिव राजेश राजोरा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। बता दें कि विवेक टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले टीम के सदस्य थे। गौरतलब है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार गई थी, लेकिन तीसरे स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में जर्मनी को हराकर ओलंपिक कांस्य पदक जीतने में सफलता मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश भवन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही दिल्ली स्थित इस नए नवनिर्मित भवन में उन्होंने पौधरोपण भी किया। सिंगरौली में शासन की तरफ से खेल अकादमी में टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें 12 से 18 साल के बच्चों और बच्चियों ने भाग लिया। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 2043 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और जिनमें से 1308 बच्चों ने फिजिकल टेस्ट दिया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों से एमओयू हस्ताक्षर कर नए शोध और अनुसंधान कार्यों से विद्यार्थियों को अवगत करवाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि शोध कार्यों का प्रयोग मानव और समाज कल्याण के लिए हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह स्वच्छ भारत मिशन भी हमारी प्राथमिकता है, इसलिए जनभागीदारी के साथ प्रदेश के हर गांव और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। मुख्यमंत्री ने यह बात स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा। इस मौके पर स्टेट टास्क फोर्स के चेयरमैन एवं विधायक महिपाल ढांढा, उपाध्याय सुभाष चंद्र और सदस्य भी मौजूद रहे। मैक्सिको में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके 6.9 तीव्रता वाले थे। हालांकि बाद में नेशनल सिस्मोलॉजी सर्विस ने मैक्सिको के प्रशांत तट पर आए भूकंप को तीव्रता से अपडेट करते हुए 7.1 कर दिया। भूकंप से पहले हिडाल्गो राज्य के तुला शहर में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई। यूपी के मथुरा जनपद में अब तक डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीमारी व्यक्ति के घर का सर्वे किया जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार उन्हें मेडिकल किट वितरित की जा रही है। इसके अलावा बीमारी का प्रकोप न बढ़े, इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद मामूली गिरावट पर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 29.22 अंकों की गिरावट के साथ 58,250.26 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8.60 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है।
आईआईटी दिल्ली के विज्ञानियों ने डबल एक्सपोनेंशियल एडिक्टिव थ्रेशोल्ड न्यूरॉन न्यूरोफार्मिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नवोन्मेष दिया है और मानव मस्तिष्क से क्रिया यह न्यूरॉन शिल्पा शेट्टी कुंद्रा हर साल गणेश चतुर्थी को धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करती हैं और इस बार राजकुंद्रा के जेल में होने की वजह से उनका परिवार काफी तनाव से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में शिल्पा शेट्टी ने गणेश चतुर्थी को मिस न करने का फैसला किया है। शिल्पा शेट्टी हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा को अपने घर लाई और ऐसे में शिल्पा शेट्टी की भी यही दुआ होगी कि बप्पा उनकी मुश्किलों को कम करें और परिवार में खुशियां लेकर आए। बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट एक्ट्रेस शमिता शेट्टी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। राकेश बापट संग उनका कनेक्शन, नेहा भसीन के साथ दोस्ती तो कभी प्रतीक सहजपाल से लड़ाई। शमिता हर एक कंटेस्टेंट के साथ किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं और अब शमिता ने अपनी संवेदनशीलता को लेकर नेहा भसीन से एक गहरा राज शेयर किया है। शमिता ने नेहा को बताया है कि उन्होंने अपना पहला बॉयफ्रेंड एक कार एक्सीडेंट में खो दिया है और यही कारण है कि टीवी प्रोग्राम द कपिल शर्मा शो में आने वाले एपिसोड में एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर शो का एक प्रोमो वायरल हो रहा है। शो में गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता खूब धमाल मचाने वाले हैं। दोनों साथ में डांस करते हुए भी नजर आएंगे। देसी केन सपना चौधरी का हाल ही में घूम घाघरा गाना रिलीज हुआ है जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। सपना के घूम घाघरा डांस वीडियो को 10 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। 27 अगस्त को रिलीज हुआ सपना चौधरी का ये गाना सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसे 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। हरियाणा क्वीन ने इस गाने पर डांस करते अपने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर किया है जो फैंस के बीच छाया हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर को हार्ट अटैक से निधन हो गया है। फैंस, परिवार और शहनाज गिल सभी सदमे में हैं। हाल ही में दिवंगत एक्टर के बेस्ट फ्रेंड विद्युत जामवाल ने सोशल मीडिया पर लाइव सेशन किया है और इस दौरान उन्होंने सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सिद्धार्थ बहुत ही अच्छा बंदा था। क्रिकेटर शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिससे दोनों के बीच तलाक की खबर सामने आई है। हालांकि अभी शिखर धवन की तरफ से इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है और आयशा मुखर्जी की यह इंस्टाग्राम पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी ने साल 2012 में शादी की थी। आयशा ने अपने पहले पति को तलाक दे दिया था जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं। भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल जुलाई में इंग्लैंड में सीमित ओवरों की सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड में वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 2022 के घरेलू इंटरनेशनल कैलेंडर की घोषणा करते हुए यह जानकारी दी है। भारतीय टीम अभी इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों के टेस्ट सीरीज खेल रही है और जिसका 5वां और अंतिम टेस्ट 10 सितंबर को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों और स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के लिए रात्रि भोज का आयोजन कर रहे हैं और उनके लिए उन्होंने खुद लजीज व्यंजन तैयार किया है। रात्रि भोज का आयोजन मोहाली के किसुआ में सिंह के फार्म हाउस में होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज और द 100 में अपनी कमेंट्री से सबका दिल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी दिनेश कार्तिक एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापस लौट गए हैं और इस बार दिनेश कार्तिक आपको एक कमेंटेटर के तौर पर नहीं बल्कि खुद बतौर खिलाड़ी के रूप में खेलते दिखेंगे।
T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान कल किया जाएगा, तो वहीं इंग्लैंड की टीम और उनके क्रिकेटर प्रशंसकों को झटका देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल इंग्लैंड के शानदार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। वह मानसिक स्वास्थ्य के कारण इस टूर्नामेंट से भी दूर हो सकते हैं। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।